2 साल पहले से जिनका डेफिशिएंसी आया है, रीसबमिशन पोर्टल आया, वहां से आवेदन कर दिया गया, अभी प्रोसेस में पड़ा ही हुआ है। लेकिन इन सब के लिए सहारा चुप बैठी है और कुछ लोग काम भी कर रहे हैं तो लूट चुके लोगों से और लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यथार्थ जी से है स्पेशल कि जब आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे नीचे की सभी अदालतों का आदेश मिथ्या है, तो जो आदेश 14 नवंबर को जितेंद्र प्रसाद वर्मा के जमानत के लिए कलकत्ता सिटी सेशन कोर्ट ने दी है, उसको मिथ्या मानेंगे कि नहीं? जवाब चाहिए आपसे। और आपसे जवाब मैं चाहूँगा कि सारे निवेशक, सारे कर्मचारी, सारे एजेंट करें। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अभी हाल ही में आपने कहा है और आपके वीडियो को मैंने टैग करके वो वीडियो बनाया था। आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे सभी लोअर कोर्ट के आदेश मिथ्या हैं, तो क्या उस मिथ्या को आप अभी भी काबिज रखेंगे? जितेंद्र प्रसाद वर्मा के जमानत के आदेश को न मानते हुए जितेंद्र प्रसाद वर्मा को जेल में रहने के लिए मजबूर करेंगे? सारा प्रबंधन ऐसा करेगा? बताइए यथार्थ जी आप कि सिर्फ निवेशकों के भुगतान का आदेश नहीं मानना है सहारा को, कर्मचारियों के सैलरी देने के आदेश को नहीं मानना है सहारा को, एजेंट के कमीशन को देने के लिए अगर लोअर कोर्ट कहती है तो उसको नहीं मानना है सिर्फ सहारा को। ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों, सेलेक्टिव बातें क्यों? यथार्थ जी बताइए। नमस्कार साथियों, सहारा ऑफिस खुला हो या ना खुला हो, लेकिन डाटा सही करने के नाम पर सहारा के कुछ लोगों की तरफ से लगातार पैसा लेने का काम किया जा रहा है। जबकि सीआरसीएस पोर्टल से जो भुगतान मिलने का प्रोसेस है उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि कितने महीने से लोगों का आवेदन गया है और कई प्रकार की डेफिशिएंसी को दिखाते हुए पेमेंट को रोका रखा गया है। लेकिन सहारा के कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं जो कि डाटा सही करने के नाम पर, अपने तरफ से भुगतान दिलाने के नाम पर लगातार पैसा ऐंठने का काम करते जा रहे हैं। पैसा ठगने का काम लगातार जारी है उनका। ऐसे ही एक हमारे सब्सक्राइबर साथी आसाम से, उन्होंने कमेंट बॉक्स में एक मैसेज डाला हुआ है। वहां पर उन्होंने कहा है कि एजेंट एक एक आदमी से 2,500 हजार रुपए ले रहा है। अब सोचिए आप कि जिनका पैसा पहले से ही फंस चुका है, सहारा ने अपने पास लेकर के जमा कर रखा है, पैसा मैच्योरिटी का नहीं दे रहा है, ऊपर से कुछ ऐसे क्रूर लोग हैं जो कि सहारा के भी क्रूरता को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा ही आसाम से ये मामला आया है और मैंने अपनी तरफ से जवाब उनको दिया है कि इन लोगों का जमीर मर चुका है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ना इंसानियत है, ना भावना है, ना संस्कार है। वो अब भी लूटे हुए लोगों से लूटने का काम बदस्तूर जारी रखे हुए हैं और ये भी आसाम से ही हैं। वाहिद खान का नाम है और ये एक हैंडीकैप हैं, यानी ये विकलांग व्यक्ति हैं और इनका सहारा में 32 लाख रुपए जमा है। और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है, दुख है कि सहारा ने ऐसे न जाने कितने हैंडीकैप लोगों का पैसा लेकर के जमा कराया है और इनको पैसा नहीं मिल रहा है। दिखाने को तो वो भारत माँ की तस्वीर लगाते हैं लोग और आर्मी की सहायता भी कर चुके हैं एक समय, लेकिन न जाने कितने आर्मी के लोग, रिटायर्ड आर्मी वाले लोगों के लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पैसा जमा करा रखा है, लेकिन उनका पैसा अभी तक मैच्योर होने के बाद भी वापस देने का काम सहारा नहीं कर रही है। ये किस तरह की राष्ट्रभक्ति है, किस तरह की? बताइए कि 32 लाख रुपया इन्होंने पैसा धीरे धीरे करके जमा किया है और ये विकलांग व्यक्ति हैं, इनका पैसा कैसे मिलेगा? और इन विकलांग व्यक्ति से भी पैसा दिलाने के नाम पर, डाटा सही करने के नाम पर पैसा लिया गया है। सोचिए कि सहारा के कुछ लोगों की इंसानियत का स्तर क्या है। और ये भी आसाम से ही हैं, तहमीद मजुमदार। इनका कहना है कि सहारा में लाखों लाखों गरीबों का गाढ़ी कमाई का पैसा लिया गया, जमा कराया गया, अब उसे इस समय रोक लिया गया है। इनके कहने का उद्देश्य यही है और इन्होंने भरोसा जताया है। हमारे कई वीडियो ये देखते आ रहे हैं, इनका 100% भरोसा मेरे माध्यम से बात उठाने के लिए किया गया है कि आप एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, आप प्रयास करिए कि हम लोग का पैसा मिल जाए। और मैंने इनसे कमेंट बॉक्स में आश्वासन दिया भी है कि बहुत जल्द ही उम्मीद है पैसा मिलने की। इन्हीं का एक कमेंट है, तहमीद मजुमदार का ही, आसाम के निवेशकों के बारे में बात करने के लिए कह रहे हैं और आसाम के अंदर जो भी सहारा का प्रबंधन तंत्र है उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि
ऐसे लोगों पर वो ध्यान दें जो कि शरीर से विकलांग हैं, लाखों रुपए धीरे धीरे करके सहारा में जमा किए हैं। जल्द से जल्द इनके पैसे इनके हाथों में वापस करने का रास्ता साफ करें। आसाम के सहारा प्रबंधन से यही अनुरोध है हमारा। और ये चंद्रभूषण जी हैं और ये सहारा के एजेंट भी हैं और बहुत सारे एजेंट के तरह ही ये भी लाचार हैं। इनकी भी बेटी की शादी करनी है। इनकी 2 बेटियां हैं और अब इनका स्थिति ये है कि इनका एक एक दिन एक एक साल के बराबर कट रहा है। और क्यों न लगेगा ऐसा, जिनकी बेटियां शादी की उम्र में आ चुकी हैं तो उनके पिता को ऐसा लगना स्वाभाविक है, जिन्होंने ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए अपनी सभी कमाई हुई जमा पूंजी सहारा को सौंप दी। जो कमीशन आमदनी किया, इनकम किया, सब कुछ सहारा में ही वो जमा करते चले गए। आखिर में उनका एक एक दिन एक एक साल की तरह क्यों नहीं बीतेगा। अपनी बेटियों को जब भी वो देखेंगे तब वो आर्थिक पीड़ा परेशानियों से उनका हृदय सहम जाएगा। सोचिए कि बेटी की शादी करनी होगी, बेटे होंगे तो उनके पढ़ाई का, उनके भविष्य का, घर का, मकान का, हर चीज़ का कितना चिंता है। और बहुत सारे एजेंट बहुत बुरे तरीके से फंसे हैं, क्योंकि निवेशक का तो पैसा जमा कराया ही है उन्होंने और जो खुद की कमाई होती गई वो सब अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए सहारा में जमा करते गए। दोहरी मार बहुत सारे एजेंटों ने झेली है। निवेशक का उनको दुखड़ा अलग से सुनना है और जो स्वयं से अपने हाथों से अपनी सभी गाढ़ी कमाई सहारा में जमा कर दी है वो तकलीफ उनको अंदर ही अंदर और खोखला करती जा रही है। लेकिन धिक्कार है सहारा के पूरे शीर्ष प्रबंधन पर और उनसे अब भी घनिष्ठता से जुड़े लोगों पर, जिनकी आंख की पट्टियां नहीं खुल रही हैं और कितने एजेंट, निवेशक, कर्मचारी बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। अब ये आगरा से हैं, वहाँ की ऑफिस में भी मेंबरशिप मास्टर फार्म के लिए ऑफिस में एजेंट इनके बात से लगता है कि मदद नहीं कर रहे हैं। ऑफिस स्टाफ में एक व्यक्ति जिनका नाम आतिफ खान है, वो कोई काम करने के एवज में पैसे ले रहा है। कमेंट के मुताबिक वो पैसे ले रखा है, बिना पैसे के वो कोई काम नहीं कर रहा है ऑफिस के अंदर। और मैंने इनको कहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, जब कोई पैसा मांगा जाता है, लिया दिया जाता है, तो इसका वीडियो बनाया जाए और कंप्लेन किया जाए। ऑफिस खोल करके अभी भी पैसा लगातार सहारा के कुछ लोग लेते जा रहे हैं। और ये हेमंत कुमार सिन्हा जी हैं। इन्होंने कहा है कि ई स्कूल रेंटल में काफ़ी पैसा लिया गया है और 18 महीने तक रिटर्न करने का वादा करने के बावजूद सिर्फ 4 और 5 महीने तक का भुगतान करके पेमेंट को रोक दिया गया। और यही सब सवाल मैं लगातार सहारा के शीर्ष प्रबंधन के साथ साथ सहारा की बातें जो सोशल मीडिया पर रखते हैं, मैं पूछता हूँ लगातार कि कहाँ है वो डेटा जो कि अडानी ग्रुप के साथ डील के बाद जो पैसा आएगा तो इन लोगों का कैसे भुगतान किया जाएगा। दीजिए जवाब इनका आप लोग। 18 महीने का बात करके सिर्फ 4-5 महीने पैसा दे करके पेमेंट रोक दिया गया है। कैसे देंगे इनको पेमेंट आप लोग? ऐसे निवेशकों का पैसा किस तरह से आप लोग वापस करेंगे, बताइए। और ये मोहम्मद जलाल है, इन्होंने सवाल किया है कमेंट बॉक्स में, समृद्ध जीवन का पैसा कब तक मिलने की उम्मीद है? अब इन्हें कौन जवाब देगा चिट फंड कंपनियों के घोटालों के बारे में? कई तमाम चिट फंड कंपनियों पर, सहारा ग्रुप पर हमारे देश की न्यायालय व्यवस्था का, हमारे देश के रेगुलेटर एजेंसियों का कड़ा रुख वाकई नहीं रहता है, जबकि ये जरूरी है। कंपनियां बना करके ठगने वालों को अब तो खत्म करें। और ये राम प्रकाश चौहान जी हैं, इन्होंने कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखी है और कहा है महाराष्ट्र की मैत्री फाइनेंस कंपनी का पैसा कैसे मिलेगा, इसके बारे में अपने चैनल के माध्यम से आवाज उठाएं। जो फाइनेंशियल कंपनियों के धोखाधड़ी को उजागर करते हैं वो महाराष्ट्र के अंदर मैत्री फाइनेंस के पेमेंट के लिए आवाज उठाएंगे और राम प्रकाश चौहान जी जैसे कई निवेशकों का पैसा दिलाने में अपने तरफ से जितना हो सके योगदान करेंगे। और ये हमारे सब्सक्राइबर बंधु कितना निराश हैं इस सिस्टम से पूरे, कि जब मेंबरशिप नंबर, नाम, पता, आधार नंबर, पैन नंबर, आधार से लिंक, मोबाइल नंबर और बैंक के खाता नंबर, जब इन सब का डिटेल पोर्टल पर दे दिया गया तो फिर वो आवेदन कैंसिल कैसे हो जाता है। और डेफिशिएंसी के तमाम बहाने हैं, मेंबरशिप फॉर्म सही नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, नेम मिसमैच है, स्कैन कॉपी से ही अपलोड नहीं हुई है और सबसे बड़ा कि आपका डाटा मौजूद ही नहीं है। अब सोचिए
कि इन कमियों को सीआरसीएस पोर्टल पर कैसे दूर होगा बिना सहारा के सपोर्ट के। 2 साल पहले से जिनका डेफिशिएंसी आया है, रीसबमिशन पोर्टल आया, वहां से आवेदन कर दिया गया, अभी प्रोसेस में पड़ा ही हुआ है, लेकिन इन सब के लिए सहारा चुप बैठी है। और कुछ लोग काम भी कर रहे हैं तो लूट चुके लोगों से और लूटने का काम कर रहे हैं। इन्होंने एक सच्चाई से अवगत कराया है कि पोर्टल वालों को कौन बताए कि कन्वर्जन हुआ है। रियल एस्टेट हाउसिंग से क्यूसॉप और क्यूसॉप से सोसाइटीज में कन्वर्जन हुआ है। ये सहारा कभी स्वीकार नहीं करेगा। अभी तो देखिए ना आगे क्या क्या होता है। इन्होंने कहा है कि स्वीकार करने का मतलब कि पैसा 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना तक देना होगा, क्योंकि अगर पूरा डाटा सामने आएगा तो जो प्लानें स्कीमें चलाई गई लोगों से समय लेने के लिए, उस पैसे को अपने मन मुताबिक खर्च करने के लिए सहारा ने अपने निवेशकों को कन्वर्जन के स्वरूप में लॉन्ग टर्म प्लान में इन्वेस्ट कराया। लेकिन इसी नीति को अच्छे नियत से बाद में संभाला गया होता, कंट्रोल किया गया होता, तो शायद स्थितियां आज विपरीत होती। पार्ट वाइज पेमेंट का भी ऑप्शन था, सभी के मैच्योर अमाउंट का 25% के हिसाब से भी भुगतान कर सकते थे, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया और पैसा सभी का ब्लॉक कर दिया गया। और निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के बाद जब मेच्योरिटी खातों का होता गया तो बहुत सारे ब्रांच बंद कर दिए गए, और जो खुले हैं वहाँ ये आदेशित कर दिया गया कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है कि पैसा मिलेगा। और एक प्रोपेगेंडा फैला दिया गया पूरे भारत के अंदर कि सेबी ने एम्बार्गो लगाया है, कोर्ट से एम्बार्गो लगा है, थोड़े समय के लिए एम्बार्गो लगा और आज तक यही कहते आ रहे हैं, जबकि ये स्पष्ट है कि एम्बार्गो थोड़े समय के लिए लगा जरूर था, फिर उसको हटा लिया गया और ये कहा गया कि आप सर्किल रेट के 90% के नीचे अगर कोई सौदा करते हैं तो हमारे पास आना होगा, और यहाँ से ऑर्डर लेने के बाद उन प्रॉपर्टियों की बिक्री होगी और वो पैसा सेबी सहारा अकाउंट में जमा होगा। या इससे कोई अलग आदेश था, एम्बार्गो था, तो रखिए अपनी बात। आज अडानी ग्रुप के साथ जो डील हो रहा है वो सर्किल रेट के नीचे है, तभी आप कोर्ट पहुंचे हैं, और उसी का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया भी गया है। नहीं तो बहुत सारी प्रॉपर्टियां झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, यूपी बिक्री करते गए, और सर्किल रेट की तो बात ही छोड़ दीजिए। 1000 करोड़ की संपत्ति 90 करोड़ में जब बिक्री हो रही है और फिर उन पैसों का कोई अता पता भी नहीं चल रहा है, ना किसी को भुगतान, ना सैलरी, ना कमीशन, वो पैसा कहाँ गया, किस इस्तेमाल में आया, कोई पता नहीं। ये तो कन्फर्म है कि ये डील सर्किल रेट के नीचे है सभी प्रॉपर्टियों की लगभग। अब कल से तो पोल पट्टी और खुलनी शुरू हो जाएगी। देखना है कि सहारा अपने निवेशकों को कैसे भुगतान करती है। और ज़मीन के बारे में हम लोग चर्चा कर ही रहे थे तो एक कमेंट भी सामने देखिए आ ही गया। ऋतिक मल्होत्रा जी हैं, इन्होंने सहारा के कुछ प्रॉपर्टियों की बिक्री की बात यहाँ की है। सहारा ने फिरोजाबाद वाली ज़मीन सेल की है 2022-23 में, और ये प्रॉपर्टी SC/ST के नाम से, यानी कि राजेश जो सहारा में कोई एम्प्लॉय थे उनके नाम से ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, और इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया 2022-23 में ही। ये फिरोजाबाद के ज़मीन की बात कर रहे हैं ऋतिक मल्होत्रा जी, और इन्हीं का कहना है कि उत्तराखंड हरिद्वार में 2023-24 में सहारा अपने ज़मीन को सेल कर चुकी है। तो क्या इन बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में सहारा करेगा? सवाल किया है इन्होंने। जो प्रॉपर्टियां सेल कर दी गई हैं उन प्रॉपर्टियों के सेल अमाउंट के साथ उनकी पूरी डिटेल क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी कि पिछले 5 वर्षों के अंदर, 10 वर्षों के अंदर हमने भारत के अंदर की, भारत के बाहर की ये प्रॉपर्टियां बिक्री की हैं, इनसे ये इतना इतना अमाउंट हमारे पास आया है, और इस अमाउंट से मैंने कितने निवेशकों का भुगतान किया, कितना पैसा से भी सहारा अकाउंट में जमा किया, कितने लोगों की सैलरी दी, कितना हमने रेंट दिया, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, इन सब का ब्यौरा जो पिछले कुछ वर्षों में ज़मीनें बिक्री की हैं सहारा ने, उसका ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में सहारा रखेगी? यही सवाल है ऋतिक मल्होत्रा जी का। अगर कोई सहारा का ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में इनका पड़ा हुआ है मैसेज, दीजिए इनको जवाब, या वीडियो के माध्यम से ही इनको टैग करिए इनका नाम लेकर के। और ये है हमारे एक सब्सक्राइबर बंधु जिन्होंने कहा है कि ये अहमदाबाद से हैं, जिनका पैसा सहारा में इन्होंने इन्वेस्ट कराया था, उसका पैसा वापस करने के लिए इन्होंने अपने मकान पर लोन लिया, और जिनका पैसा जमा कराया उसको पैसा दे दिया। अब उस लोन को देने के लिए बैंक को इनके पास पेमेंट की कमी है,
और बैंक वाले आए दिन इनको परेशान कर रहे हैं। तो बैंक से लोन रहेगा तो परेशानी होगी ही। अब ये क्या करें? 2008 से 2025 आ गया और इनके लिए कोई सहारा प्रबंधन का सामने स्पष्ट आकर के खड़ा नहीं हो रहा। तो ऐसे लोगों का पैसा कैसे मिलेगा? इनका दुख पीड़ा, जो अपना प्रॉपर्टी गहने बिक्री करके लोन लेकर के निवेशकों को पैसा दिए हैं, वो तो और अथाह पीड़ा में हैं। कितना शर्म की बात है कि जिन्होंने सहारा के लिए काम किया, उनकी आवाज़ सुनने वाला सहारा प्रबंधन का कोई नहीं है। कमेंट बॉक्स में अब शब्दों के, गालियों के बौछार करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनको पैसा दिलाने के लिए, इनके हक का न्याय दिलाने के लिए सहारा के अंदर कोई नहीं है। और सवाल के स्वरूप में यथार्थ जी आपसे कहना चाहूँगा, तमाम सहारा के लोगों से ये प्रश्न करूँगा, लेकिन मेरा सवाल यथार्थ जी से है स्पेशल, कि जब आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे नीचे की सभी अदालतों का आदेश मिथ्या है, तो जो आदेश 14 नवंबर को जितेंद्र प्रसाद वर्मा के जमानत के लिए कलकत्ता सिटी सेशन कोर्ट ने दी है, उसको मिथ्या मानेंगे कि नहीं? जवाब चाहिए आपसे। और आपसे जवाब मैं चाहूँगा कि सारे निवेशक, सारे कर्मचारी, सारे एजेंट करें। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अभी हाल ही में आपने कहा है, और आपके वीडियो को मैंने टैग करके वो वीडियो बनाया था। आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे सभी लोअर कोर्ट के आदेश मिथ्या हैं। तो क्या उस मिथ्या को आप अभी भी काबिज रखेंगे? जितेंद्र प्रसाद वर्मा के जमानत के आदेश को न मानते हुए जितेंद्र प्रसाद वर्मा को जेल में रहने के लिए मजबूर करेंगे? सहारा प्रबंधन ऐसा करेगा? बताइए यथार्थ जी आप, कि सिर्फ निवेशकों के भुगतान का आदेश नहीं मानना है सहारा को, कर्मचारियों के सैलरी देने के आदेश को नहीं मानना है सहारा को, एजेंट के कमीशन को देने के लिए अगर लोअर कोर्ट कहती है तो उसको नहीं मानना है सिर्फ सहारा को। ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों, सेलेक्टिव बातें क्यों? यथार्थ जी बताइए। नहीं मानना है लोअर कोर्ट की बातें तो कोई बात, कोई आर्डर न मानिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट, पहले वहां से जमानत लेकर के आइए जितेंद्र प्रसाद वर्मा के लिए, तब मैं आपको सत्य मानूंगा। नहीं तो ये चिकनी चुपड़ी झूठी बातों से लोगों को गुमराह करना, भ्रमित करना बंद करिए। सिर्फ पैसा देने के लिए सहारा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर का पालन कर रही है, लोअर कोर्ट का आर्डर का पालन नहीं करेगी, और सेशन कोर्ट से जमानत मिल गया तो कमेंट बॉक्स में आकर के पॉपकॉर्न की तरह लोग उछल उछल कर अपनी बातें रख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मत निकालिए बाहर, मिथ्या है ना लोअर कोर्ट का आदेश। कई बार रिपीट करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को समझ में आए। सहारा के लोगों से यही अनुरोध है कि इतना यूट्यूब चैनल के माध्यम से बातें रखने का उद्देश्य ही यही है कि अगर पैसा मिलेगा तो आप भी उसमें शामिल होंगे, उन पैसों को लेने में आप भी शामिल होंगे, आपके जरिए भी निवेश हुआ होगा। कौन चाहता है कि सहारा बंद हो जाए, भाग जाए? लेकिन जो हुआ है पिछले कुछ वर्षों में उसको सुधारने की जरूरत है, लोगों को पैसा देने की जरूरत है। लोगों को पैसा मिलेगा तो जितने भी लोग अपशब्द कमेंट बोल रहे हैं उनको भी पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में अगर आपके द्वारा निवेश किया गया है तो स्पेशली आपको पैसा मिल रहा है, इसलिए आप सहारा का पक्ष रख रहे हैं। परेशान आप भी हैं। अगर हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनसे फायदा आपको भी पहुंचेगा। जिस दिन भी भुगतान होगा निवेशकों का तो आपके द्वारा निवेश कराए गए निवेशकों का भी पैसा मिलेगा। आपके साथ जुड़े दिन रात जो काम किए हैं एजेंट, उनका भी कमीशन अगर मिलना शुरू होगा तो उनका भी कमीशन मिलेगा। आपके अपने सहपाठी मित्र अगर सहारा में एम्प्लॉइज हैं तो सबका पैसा मिलना शुरू होगा, सैलरी मिलना शुरू होगा, एफएफ, पीएफ, ग्रेजुएटी मिलना शुरू होगा तो सबका मिलना शुरू होगा। मेरा सेलेक्टिव कोई अप्रोच नहीं है कि जो सहारा के कर्मचारी हैं, जो सहारा के लिए सिर्फ काम करते आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनको कुछ न मिले और शेष लोगों को सब कुछ मिल जाए। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में ही सही अगर भुगतान का, सैलरी का कोई रोड मैप तैयार होता है तो सभी को फायदा होगा। और ये इसलिए हो रहा है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा दबाव है सहारा के ऊपर, कोर्ट के ऊपर और भारत के सभी जांच एजेंसियों के भी ऊपर। और जांच एजेंसियों की कार्रवाई की वजह से सहारा नतमस्तक होकर के सुप्रीम कोर्ट में अपने प्रॉपर्टियों की डील करने गई है। अगर वो अपने निवेशकों के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने एजेंट के लिए अगर सोचती तो वर्षों पहले ये काम कर चुकी होती। आज शीर्ष प्रबंधन के ऊपर जेल जाने का डर है, इसलिए लाचार हैं, बेबस हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।